अपनी पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से प्रीएम्बल को यूएसए से अडॉप्ट किया गया है। प्रीएम्बल में कई बातें बताई गई हैं, जैसे कि हमारा नेशन किस तरीके से रहेगा, हमारा राष्ट्र किस तरीके से होगा, उसके बेसिक फीचर्स क्या क्या होंगे, किस तरीके से हमने अपने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खुद अपने आप को दिया है और खुद इसको बनाया है। किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने या किसी एक्सटर्नल कंट्री ने, फॉरेन कंट्री ने इसको हमको नहीं दिया है। ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिए थे। आज हम जो फोकस करने जा रहे हैं वो हमारा फोकस होगा इसमें जितने भी हमने कीवर्ड्स देखे थे, जैसे रिपब्लिक हो गया, उसके अलावा हमने देखा था क्या, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, और उसके अलावा जितने भी हमने कीवर्ड यहाँ पे देखे, जस्टिस, कौन कौन सी जस्टिस हैं, ये सभी चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे। अगर जैसे कोई पूछ ले कि क्या सिग्निफिकेंस है प्रीएम्बल का, इंपॉर्टेंस है, डिटेल में तो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लिया था, लेकिन कुछ की पॉइंट जैसे जो आपको यहाँ से पता चल रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाई गिव टू आवर सेल्व्स, इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा कंट्री जो है वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर काम करता है। और सोर्स ऑफ पावर, संविधान की जो शक्ति है, अथॉरिटी है, वो कहाँ, किसके अंदर लाई करती है, हमारे देश के लोगों में, पीपल ऑफ इंडिया में लाई करती है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो नागरिकों को जस्टिस देना, लिबर्टी देना, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यही सारे इसके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स थे। और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो पांच थे उसको भी हमने क्या देखा था, हमारा देश कैसा होगा, हमारा देश एक सोवरेन कंट्री होगा, हमारा देश एक सेकुलर कंट्री होगा, हमारा देश एक सोशलिस्ट कंट्री होगा, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, हमारा देश एक रिपब्लिक कंट्री होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे, यही पांच जो फैक्टर्स हैं, ये जो जस्टिस है, ये जो लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये क्या होते हैं, क्या इसका मतलब है, इसको हमको समझना और जानना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे, सॉवर्निटी से, जिसको हम संप्रभुता के नाम से भी जानते हैं। कि क्या होती है ये सॉवर्निटी, संप्रभुता। अक्सर आप इस वर्ड को सुनते होंगे कहीं पर भी कि भारत एक सॉवरेन नेशन है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो आखिर क्या इसकी लिटरल मीनिंग होती है, क्यों ऐसा कहा जाता है, इसकी क्या मीनिंग, क्यों ऐसा बनाया गया है, उन सभी चीजों को पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो वर्ड जो सॉवर्निटी है, इसको एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है सुप्रेनस, जिसका अर्थ क्या होता है, सुप्रीम। सुप्रीम यानी कि सर्वोच्च, सर्वोच्च, सुप्रीम यानी कि सर्वोच्च। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा राष्ट्र है, उसकी अपनी जो, अगर कोई पॉलिसी मेकिंग मान लीजिए करनी है, कोई डिसीजन मेकिंग करना है, तो वो अपने आप में सुप्रीम है। उसको कोई बाहरी सत्ता, अथॉरिटी डायरेक्टिव्स नहीं दे सकती है, उसको निर्देश नहीं दे सकती है। चाहे इंटरनली, चाहे एक्सटर्नली, आंतरिक या बाह्य रूप से हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सॉवरेन हैं। मतलब हमें कोई भी डिसीजन लेना हो, हमें कोई भी डिसीजन लेना हो, हम उसको लेने के लिए एकदम इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम। हम किसी के प्रेशर में आकर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, ना लेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा कोई ओनर नहीं है, हमारा कोई मालिक एक तरीके से नहीं है। हमको जो सही लगेगा वो हम करेंगे। हमको हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉइंट हमको सही लगेगा उसको हम करेंगे। हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना है, वो हम उसी अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा बनी रहे, हमारे देश की शांति बनी रहे, हमारे देश की इंटीग्रिटी बनी रहे, और हमारे नागरिकों का ग्रोथ हो सके, देश का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके।
हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमारा डिसीजन होगा। चाहे यूएसए हो, चाहे चाइना हो, वो हमको कुछ भी डायरेक्टिव्स नहीं दे सकते हैं। अभी जैसे कुछ समय पहले, अभी भी चल ही रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ठीक है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, प्रेजेंट में भी रनिंग में ही है, अभी तो खत्म हुआ ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, हालांकि मीडिया में से चर्चे थोड़े से कम हो जाते हैं, अलग बात होती है, मीडिया तो अपने अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो भारत ने क्या किया उस समय? भारत ने एक तरीके से रशिया का फेवर भी किया और नहीं भी किया। फेवर कैसे किया? उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो भी समिट वगैरह होती रही, जो भी वहां पर बैठक हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, वो वहां पर क्या रहे? अब्सेंट रहे, वहां पर वो गए नहीं। अगर वो वहां पर गए नहीं, अगर जाते तो हो सकता है वहां पर रशिया के अगेंस्ट में उनको कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बेसिक फंडा जो था, फिलॉसफी थी कि फॉरेन टेरिटरी पर अटैक नहीं करना चाहिए। भारत यही मानता है कि किसी भी देश की सॉयल पर जाकर अटैक नहीं करना चाहिए, उसकी संप्रभुता की बात को रखना चाहिए। लेकिन वहां पर रशिया ऐसा नहीं कर रहा था। बट रशिया क्या है? रशिया भारत का सबसे पुराना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सबसे पुराना एलाई है, सबसे पुराना मित्र है। इसलिए भारत ने क्या डिसीजन लिया? भारत ने डिसीजन लिया कि वो वहां नहीं जाएगा। तो भारत ने इस चीज को, डिसीजन को क्यों लिया? क्यों लिया? क्योंकि भारत को अपने देश के अकॉर्डिंग, अपने सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग, अपनी पॉलिसी फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेना था। क्यों? क्योंकि रशिया भारत का सबसे पुराना एक तरीके से फ्रेंड है, भारत का सबसे पुराना मित्र है, तो भारत उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाह रहा था। यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे इन्होंने क्या किए? प्रेशराइज करने की कोशिश की। बिडेन साहब ने कितने लोगों को यहाँ पर भेजा इंडिया में कि भारत अगेंस्ट में बोले रशिया के। लेकिन क्या भारत ने ऐसा डिसीजन लिया? भारत ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया। भारत ने कैसा डिसीजन लिया? भारत ने अपने देश के अकॉर्डिंग, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, अपनी इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग, अपने डिफेंस के अकॉर्डिंग वो सारे डिसीजन लिए, और रशिया यूक्रेन वॉर से वो अपने आप को अलग रखे रहा। जहां पर बात करने की जरूरत पड़ी यूक्रेन से, उसने बात यूक्रेन से भी की। यूक्रेन के साथ भी अपने, वहां के जो भारत के नागरिक वहां फंसे थे उनको निकालने के लिए यूक्रेन से जो बात करनी थी यूक्रेन से की, रशिया से की। सब कुछ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किया। और यही सॉवरेनिटी का सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल यहां पर इसी समय हमको देखने को मिला। जैसे मान लीजिए, भारत के पड़ोसी देश हैं चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं कि भारत के रिलेशन इनसे कैसे हैं। पाकिस्तान अभी तो थोड़ा सा बदलाव आ गया है, लेकिन यूएसए अभी स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा था कि प्रो पाकिस्तान रहा था, पाकिस्तान का फ्रेंडली एक तरीके से था, और इंडिया के उतने फेवर में नहीं रहता था। चीजें अभी थोड़ी सी बदली हैं। लेकिन क्या भारत ने यूएसए के प्रेशर में आकर पाकिस्तान को लेकर अपनी पॉलिसीज बदली? अपने जो गाइडलाइंस थे उसको बदले? नहीं बदले। चाइना और यूएसए के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, चाइना और इंडिया के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर इंडिया और चाइना साथ में खड़े हो गए हैं। इंडिया और चाइना साथ में खड़े हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज का जब मुद्दा आता है, क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा आता है, जब भी लास्ट ईयर जब COP26 ऑर्गेनाइज हुआ, तो वहां पर भी चाइना और इंडिया साथ में रहे। अब यहां पर भारत ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि चाइना का तो हम अपोज ही करेंगे। वहां पर जो इंटरेस्ट हमारे अकॉर्डिंग था, हमारे देश को सूट करता था, हमारी फिलॉसफी को सूट करता था, उसमें हम चाइना के साथ भी गए। भले ही कुछ मुद्दों पर, या कुछ से ज्यादा ही मुद्दों पर उनसे हमारे मतभेद हैं, उनसे हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमने फिर भी उनके साथ गए। हम किसी के प्रेशर में कि यूएसए चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो हम भी चाइना से केवल दूरी बनाते हैं, जो यूएसए कहे वही करे, जिससे कि हम यूएसए के नजदीक पहुंच जाएं। ऐसा भी हमने नहीं किया। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल देखिए, इजराइल और फलस्तीन, इनके बीच में आपस में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि भारत सिर्फ इसके थोड़ा सा नज़दीक रहता था, इजराइल से थोड़ी सी दूरी ही बनाए रखता था। लेकिन प्रेजेंट जब गवर्नमेंट पहले टेन्योर में आती है, तो उसने इजराइल से भी रिलेशन बनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि फॉरेन रिलेशंस को बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
तो भारत ने उन दोनों देशों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है उससे ना मतलब रखते हुए अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखा और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया। तो ओवरऑल सॉवरेनिटी का क्या मतलब हुआ? ओवरऑल सॉवरेनिटी का मतलब हुआ सुप्रीम और इंडिपेंडेंट। इंडिया इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली सोवरेन नेशन, externally free from control of any foreign power and internally it is free। मतलब भारत आंतरिक रूप से अगर कोई पॉलिसी मेकिंग करना चाहता है तो उसके लिए भी फ्री है, अगर एक्सटर्नली कोई फॉरेन मेक पॉलिसी बनाना चाहता है तो उसके लिए भी फ्री है। यूएसए हो चाहे रशिया हो चाहे चाइना हो, कोई भी उसको गाइडलाइंस नहीं दे सकता है कि आप ऐसा करिए। अगर इसी तरीके से पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाना है तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। कोई आंतरिक, जैसे मान लीजिए नक्सल की समस्या है, कुछ भी समस्या है, हमारे यहाँ माओवाद की समस्या देखने को मिलती थी, तो ये सारी समस्याएं हैं तो ये प्रेशराइज करें कि भैया नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सारे लॉ आप नहीं चलेंगे, तो हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम इंटरनली भी हमको जो पॉलिसी मेकिंग करना है उसके लिए भी हम पूरी तरीके से फ्री हैं और एक्सटर्नली भी अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए फ्री हैं। हमें जो डिसीजन लेना है हम देश की डेवलपमेंट ग्रोथ के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। और अगर हम यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करते हैं, हम कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करते हैं, तो भी इसका मतलब ये कतई नहीं है। यूनाइटेड नेशंस या कॉमनवेल्थ को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बोलेंगे हम वही करेंगे। हमको जो सही लगेगा हम वो करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे आईएमएफ हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे कोई भी हो, ब्रिक्स हो, अगर हम उसको ऑर्गेनाइज ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो हम वहाँ पर अपनी बात रखेंगे। हम कोई वहाँ पर गुटबाजी नहीं करेंगे कि हाँ चार लोग मिल जाते हैं और पांचवे के अगेंस्ट में चलते रहते हैं, ऐसा भी हम नहीं करेंगे। हम वो करेंगे जो हमको सही लगेगा, ठीक है, हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग होगा। तो यही सारी चीजें क्या होती हैं, सोवरिन होती हैं। सोवरिनिटी यही होती है, संप्रभुता यही होती है कि अब हमारा देश कोई भी निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, उसके ऊपर ना कोई आंतरिक दबाव है ना कोई बाह्य दबाव है। भारत का कोई मालिक नहीं, कंप्लीट सोवरेनिटी गारंटी दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी संघ के सदस्य हैं तो हम लॉबीवाद वगैरह नहीं करते हैं। भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है। कॉमनवेल्थ जानते हैं जहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियाँ हुए थे वो थे, लेकिन हम ऐसा भी नहीं है कि हम ब्रिटिश क्राउन को अपना हेड मानते हैं। हमारा हेड कौन होगा? हमारा हेड हमारा प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। तो सोवरेनिटी का मतलब यही है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर ये चीज समझ में आ गई होगी। इवन पाकिस्तान जैसे कंट्री ने भी अपने आप को पूर्ण रूप से सोवरेन नहीं अभी तक डिक्लेयर किया है, और कनाडा जैसे कंट्री भी अभी भी किसको क्राउन मानते हैं? ब्रिटेन की महारानी को ही अपना एक तरीके से क्राउन मानकर चलते हैं। लेकिन भारत एक अपने प्रियम्बल में ही ये चीज बता देता है कि हम क्या होंगे, हम एक सोवरेन कंट्री होंगे, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक संप्रभुता को फॉलो करेंगे, और हमारी जो शक्ति है, हमारी जो पावर है, वो भारत के लोगों के हाथ में होगी, पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में होगी, किसी बाह्य शक्ति के हाथ में नहीं होगी, ठीक है। भले ही हमारी उत्पत्ति जो है ये इंडिपेंडेंस एक्ट से हुई है, जिसको किसने बनाया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया, लेकिन हम फिर भी अपने डिसीजन को बनाने के लिए, लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग कह देते हैं कि हमको 99 ईयर की लीज पे मिला है तो ये मिला है वो मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा राष्ट्राध्यक्ष हमारा है, जिसको हम चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष अपने राष्ट्राध्यक्ष को चुनते हैं, अपनी पार्लियामेंट के मेंबर्स को चुनते हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं, ठीक है। और किसी भी, चाहे कॉमनवेल्थ हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर हम उसके मेंबर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी शर्तें हम पर थोपते रहेंगे। हमारी इच्छा है हम उसको माने चाहे ना माने। डब्ल्यूटीओ का भारत मेंबर है। डब्ल्यूटीओ में बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो इंडिया और यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हैं, जहां पर यूएसए भारत के अगेंस्ट में हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन भारत उसको नहीं मानता है और भारत उसका अपोज वहां पर करता है। भले ही वहां पर ऐसा दिखे कि यूएसए बहुत पावरफुल है, लेकिन भारत वहां पर पूरा अपोज करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो शर्तें हैं वो भारत के हित में नहीं है।
भारत के बेनिफिट में नहीं है, इसलिए भारत उसकी शर्तों को नहीं मानता है। ठीक है, तो सॉवरेनिटी क्या होता है, संप्रभुता क्या होता है, यही उसका मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं कि समाजवाद क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है। ठीक है, सोशलिस्ट समाजवाद क्या होता है। देखिए, एक बात को आपको ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जब प्रियम्बल बना था, जब हमारे संविधान का प्रस्तावना बना था, तो जो 5 बेसिक फीचर्स हमने बताए, कौन कौन से, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसमें से ये सोशलिस्ट और सेकुलर, ये जो दो थे, ये दो हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। लास्ट ईयर पीसीएस के पेपर में भी शायद ये आया था, यूपी पीसीएस के। ठीक है, तो ये दो जो थे, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। इनको स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1976 में 42nd अमेंडमेंट के आधार पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसको जोड़ा गया था। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, उसमें इसको जोड़ा गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है। सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, सोशलिस्ट की मीनिंग अगर बात हम करते हैं, सोशलिस्ट का अर्थ क्या होता है तो समझते हैं। अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, उस पर किसका कंट्रोल हो जाए, गवर्नमेंट का, सरकार का कंट्रोल हो जाए, और सरकार ही सारी डिसीजन लेगी, गवर्नमेंट ही ये सारे डिसीजन मेकिंग करेगी कि इन रिसोर्सेस को किस तरीके से खर्च किया जाए, किस तरीके से चलाया जाए, किसके बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इस तरीके की जो फॉर्म होती है उसको कहते हैं, इस तरीके की जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं सोशलिस्ट। मतलब इसमें सब कुछ कौन कर रहा है, इसमें सब कुछ, सारे के सारे डिसीजन कौन ले रहा है, इसमें सब कुछ ले रही है डिसीजन गवर्नमेंट। इसमें सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, सरकार ले रही है। ठीक है, तो सोशलिस्ट का मतलब यही हुआ कि जब रिसोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन पर, प्रोडक्शन पर, सब पर किसका कंट्रोल हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। तो इस तरीके की जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको सोशलिस्ट बोलते हैं, उसको समाजवाद बोलते हैं। समाजवाद यही है कि संसाधनों पर सबका समान वितरण होगा। हालांकि हमारे यहाँ ऐसे भी कुछ पूर्व प्रधानमंत्री भी हुए हैं जो किसी खास समुदाय का हक पहले बनता है ऐसे स्टेटमेंट भी दे देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग है, वो संविधान की मूल आत्मा के अकॉर्डिंग है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो कह रखा है ना कि जो भी रिसोर्सेज हैं उस पर सबका बराबर का हक रहे, इसलिए संसाधनों का बराबर वितरण एक तरीके से रहे, और इस पर किस तरीके से पहुंच सब तक रहेगी, ये सरकार कंट्रोल करेगी। ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सी खास बात समझते हैं यहाँ पर, एक और चीज को, एक और बात को समझते हैं। लिस्ट की बात हमने ये की, जिसमें क्या हुआ कि सभी रिसोर्सेस वगैरह पर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। तो क्या भारत में ऐसा आपको देखने को मिलता है कि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, कुछ भी प्राइवेट प्लेयर्स नहीं कर रहे हैं? ऐसा आपको क्या भारत में देखने को मिल रहा है? खुद सोचिए और समझिए। क्या आपके यहाँ टाटा है? क्या आपके यहाँ रिलायंस है? क्या आपके लिए अदानी की कंपनी है? क्या आपके यहाँ छोटे छोटे और इंडस्ट्रीज हैं? क्या आपके यहाँ गिफ्ट सिटी गुजरात में बनाई गई है जिससे कि छोटे छोटे कंपनीज को इन्वेस्ट प्रमोट किया जा सके? आपके यहाँ ऐसा किया जा रहा है ना? मतलब आपके यहाँ क्या किया जा रहा है, प्राइवेट पार्टीज को भी तो आगे बढ़ने दिया जा रहा है।
या अगर इन प्राइवेट पार्टीज को आगे बढ़ने दिया जा रहा है तो मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या इस पर पूरा 100% कंट्रोल कर रही है? नहीं। तो क्या भारत पूरी तरीके से सोशलिस्ट इस तरीके से हुआ जो ये डेफिनेशन सोशलिस्ट की है? नहीं। ये फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट की सब कुछ एकदम गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। कहां पर पाया जाता है? रशिया जैसे कंट्रीज में, चाइना जैसी कंट्रीज में, ठीक है। लेकिन भारत इस फॉर्म ऑफ सोशलिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता है। भारत का सोशलिज्म क्या है? भारत डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है। समाज में जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसको जहां पर आगे बढ़ाने की बात आएगी, वहां पर सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट उस अकॉर्डिंग पॉलिसी फ्रेमिंग करेगी। लेकिन भारत की सरकार ऐसा भी करेगी कि जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका भी ग्रोथ हो सके, वो भी आगे बढ़ें, वो भी देश की इकोनॉमी में योगदान दे सकें। तो मतलब क्या हुआ? हम इस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जहां पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जहां पर अगर हम एक तरीके से पिछड़े बैकवर्ड क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम प्राइवेट को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी को अपना इंडस्ट्री खुद का लगाने से रोक नहीं रहे हैं। अगर आप चाहें कि आपके पास पैसा हो, आप कोई अपना खुद का उद्यम शुरू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन वगैरह क्यों चलाए गए? इसीलिए चलाए गए जिससे कि भारत के जो छोटे उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन दे सकें। तो इससे क्या होता है? इससे आपकी इकोनॉमी तो बूम आती है, लेकिन साथ ही आपका डेमोक्रेटिक टाइप का सोशलिज्म, लोकतांत्रिक प्रकार का जो समाजवाद है वो भी सामने आता है, जहां पर हम हर किसी को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। अगर अपोजिशन ये कहता है कि भाई सब कुछ अदानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, उनको नहीं देना चाहिए, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा तो नहीं कहा है कि इनको आगे बढ़ने से रोकना है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऐसा कहा होता तब दे रहे होते, तब तो गलत बात था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता ही नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको आगे बढ़ने का मौका देता है। तो क्या उनके पास अगर पैसा है तो उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं रहेगा? उनको भी मौका रहेगा। जो छोटा उद्यमी है उसको भी मौका मिलेगा। तो इस तरीके के आरोप लगना कि अगर किसी को कैपिटलिस्ट माइंड की सरकार है, ये है, तो कैपिटलिस्ट माइंड का अगर नहीं होगा तो देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कैपिटलिस्ट माइंडसेट तो चाहिए। इसीलिए तो हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ले रखा है कि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करेगी। गवर्नमेंट, हाँ, टाटा, रिलायंस ये कुछ गड़बड़ी ना करें इसलिए क्या करेगी? इसके लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाएगी। आपकी सेबी बनाई गई है, आरबीआई है। ये सब क्यों है? ये सब यही देखने के लिए है ना। अगर आपकी इंश्योरेंस सेक्टर है तो उसके लिए आईआरडीआई है। ये सब क्यों बनाए गए हैं? ये सब इसीलिए बनाए गए हैं जिससे कि अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं तो वहां पर उसका विवाद का निपटारा हो सके, ये नागरिकों का हरेसमेंट करना कर सके, उनका शोषण ना कर सके। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। ट्रिब्यूनल्स किस लिए बनाए गए हैं? जिससे एनसीएलटी है, ये सब क्यों हैं? ये सब इन कंपनीज पर, प्राइवेट कंपनीज पर कंट्रोल करने के लिए हैं। किस लिए? जिससे ये अपने जो सरकार ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, लॉ बनाए हैं, उसको पूरी तरीके से फॉलो करते रहें। तो सरकार पीछे से कंट्रोल करेगी, इनको एक तरीके से बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होने देगी कि कुछ भी ये करते रहें जो इनके मन में आए। इनको सरकार के बनाए नियमों कानूनों को मानना होगा और उससे बंधे रहना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसके लिए कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल्स के द्वारा पनिशमेंट के प्रावधान किए गए हैं, फाइन के प्रावधान किए गए हैं, वो सारे किए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको आगे बढ़ने से रोका जाएगा और किसी छोटे उद्यमी को भी आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया जाएगा। यही भारत का सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, कि रिसोर्सेस पर सभी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिसोर्सेस किसी एक के लिए नहीं होंगे। और जब उत्पादन एवं वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर राज्य समाज का नियंत्रण हो जाए, स्टेट का कंट्रोल हो जाए, तो क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं।
लेकिन भारत में क्या है, भारत में डेमोक्रेटिक समाजवाद है। भारत का समाजवाद थोड़ा सा भिन्न है। इस तरीके का समाजवाद यूएसएसआर जैसी कंट्रीज में पाया जाता है। भारत के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मूल संविधान में यह नहीं था। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1976 में लाया गया। 1976 में इसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। डीपीएसपी में इसके प्रावधान, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जब हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में, तो वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से इसके प्रावधान दिए गए हैं, किस तरीके से गाइडलाइंस स्टेट को दी गई हैं जिसके द्वारा वो पॉलिसी फ्रेमिंग करेंगी। ठीक है। गवर्नमेंट जो भी स्कीम चला रही है, जैसे हर घर नल, हर घर जल की स्कीम चलाई गई, तो मतलब हर घर में अगर जल मिले तो एक तरीके से क्या है, ये सोशलिज्म कॉन्सेप्ट है। कोरोना की वैक्सीन आई, ठीक है, कोरोना की वैक्सीन आई, यूएसएस रशिया से भी वैक्सीन आ गई। रशिया से जब वैक्सीन आई तो उसको क्या किया गया, उसको एक तरीके से पेड रखा गया और लोगों से कहा गया भाई आप अगर चाहें तो पैसे देकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगवा सकते हैं। साथ में सभी लोग को वैक्सीन चाहिए थी तो गवर्नमेंट ने खुद जिम्मेदारी ली। गवर्नमेंट ने सबके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की। वो क्या था, समाजवाद था, क्योंकि हर किसी तबके तक ये वैक्सीनेशन पहुंचाना था। उसमें से भी अब कहीं पे भीड़ लगी हुई है तो कुछ लोग चाहते हैं कि हम पैसे देकर जल्दी लगवा लें, तो सरकार ने उसकी व्यवस्था भी कर दी कि भाई अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं, आप पेड करके पेमेंट करके आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लगवा लीजिए। तो सरकार ने एक तरीके से सब हर किसी के लिए फ्री अरेंजमेंट भी किया वैक्सीनेशन का, और जिसको पेड चाहिए था उसको भी किया। तो ये भी भारत की एक तरीके से जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है। अगर आपकी आयुष्मान योजना चलाई जा रही है जिसमें आपको हर घर में एक तरीके से 5 लाख का कवरेज दिया जा रहा है, तो हेल्थ के लिए आपकी ये जो स्कीम चलाई जा रही है किस लिए चलाई जा रही है, हर किसी की घर में एक तरीके से स्वास्थ्य बना रहे, बेसिक बुनियादी सुविधाएं जो हमको देनी है वो दिया जा रहे सके। डीपीएसपी में ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, समाजवाद का कॉन्सेप्ट है, जहां पर सरकार ये जिम्मेदारी ले रही है कि सभी नागरिकों की हेल्थ बनी रहे। ठीक है। कई बार आपको फूड सब्सिडी दी जाती है, वो भी क्या है, फूड सब्सिडी वगैरह, एलपीजी सब्सिडी, ये सब जो दी जा रही है ये सब क्या है, ये सब भी सेकुलरिज्म का ही एक तरीके से उदाहरण है। जिस तरीके से इसके द्वारा आपको क्या मिलता है, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलता है कि आप आगे बढ़ सकें। ठीक है। तो यही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो समाजवाद के हमको देखने को मिलते हैं, सोशलिज्म के हमको देखने मिलते हैं। सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यही होता है। और हमारा जो समाजवाद है अन्य देशों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग है। समाजवाद का भारतीय परिप्रेक्ष्य व्यक्तिवाद और समूहवाद के मध्य की स्थिति है जो मिक्स्ड इकोनॉमी से प्रेरित है। मिक्स्ड इकोनॉमी से प्रेरित है जिसमें हम हर किसी को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। हर किसी को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, चाहे कैपिटलिस्ट हो चाहे एक छोटा उद्यमी हो। हम किसी को भी हतोत्साहित, डिमोरलाइज नहीं करते हैं, हम सभी को आगे बढ़ने का मौका देंगे। श्रमिकों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, मातृत्व सहायता, लेबर क्लास को मिनिमम वेजेस मिलता रहे, इन सब के लिए हमको जो लॉ बनाना रहेगा हम उस लॉ को भी बनाएंगे। ठीक है। हम एक नीचे के लिए भी और ऊपर के लिए, दोनों के लिए कार्य करेंगे। यही भारतीय समाजवाद है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ समझने और जानने के लिए तो नहीं बचता है। और इन्हीं दोनों से आप एक तरीके से भारत का जो बेसिक फिलॉसफी होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, उसको भी समझ सकते हैं। जैसे यूएसएसआर का क्या रहा कि यहाँ पर अतिराज्यवाद है, यहाँ कोई प्राइवेट नहीं रहेगा कुछ भी आपका, सब कुछ डिसीजन कौन लेगा, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। इसलिए यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या होती है, कम होती। क्यों? क्योंकि हाइपर एक्टिव एक तरीके से है कौन, गवर्नमेंट। लेकिन समाजवाद अकेला नहीं, यहाँ पर डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक समाजवाद है। यहाँ पर समाज का हित और व्यक्ति का हित दोनों को रखा गया है। ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का एक ये एग्जाम्पल है। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल है जिसमें सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। एक चीज याद रखिएगा, अक्सर आप सुनते होंगे वर्ड धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, लेकिन संविधान में कहीं पर भी
धर्मनिरपेक्षता वर्ड मेंशन नहीं किया है। संविधान ने पंथ निरपेक्षता वर्ड हिंदी में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, संविधान ने कहीं पर भी धर्मनिरपेक्षता वर्ड मेंशन नहीं किया है। सेकुलरिज्म और पंथ निरपेक्षता है। थोड़ा सा इसको भी अब समझते हैं। देखिए, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता है, एक हमारे यहाँ का इंडियन अपना कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा समझिएगा। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में रिलीजन है और हमारे यहाँ धर्मा है, जिसको आप गीता उपदेश से आप समझते आ रहे हैं, महाभारत की में से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सुनते आ रहे हैं। जो पाश्चात्य सभ्यता है, रिलीजन है, ये बहुत ही रिजिड है। ये बहुत ही रिजिड है। यहाँ पर चर्च के जो नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। इसमें बदलाव की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है, ना के बराबर रहती है। ठीक है, मतलब ये डायनेमिक है क्या? ये डायनेमिक बिल्कुल नहीं है। ये डायनेमिक बिल्कुल नहीं है। धर्मा की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो धर्म भारत का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जैसे आप हिंदू धर्म ही लेते हैं, हिंदू रिलीजन ही लेते हैं, तो इसमें भी कुछ संप्रदाय आपको मिलते हैं, पंथ मिलते हैं, अलग अलग कम्युनिटी मिलती है। जैसे वैष्णव, शैव, जो कुछ विष्णु की पूजा करने वाले मिलते हैं, कुछ शिव की पूजा करने वाले मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अदर रिलीजन भी हैं, पारसी हैं, जैन हैं। ठीक है, इनमें भी, जैन में भी अलग अलग मान्यताएं वाले लोग हैं। बुद्धिज्म हैं, बुद्धिज्म में भी दो अलग अलग मानने वाले लोग हैं। तो इसमें क्या है, एक रिलीजन में भी अलग अलग पंथ हो जा रहे हैं, अलग अलग पंथ हो जा रहे हैं। तो भारत का जो सब धर्म का कॉन्सेप्ट है, वो इन अलग अलग पंथों को भी स्वतंत्रता देता है। उनको अगर कोई कहता है कि हम ईश्वर को, गॉड में बिलीव करेंगे, तो कहता है ठीक है कर लो। कोई कहता है नहीं करेंगे, तो कहता है ठीक है मत करो, तुम्हारी इच्छा है। कोई कहता है हम मंदिर जाकर पूजा करेंगे, तो कहता है ठीक है कर लो। कोई कहता है नहीं, हम घर पे केवल कीर्तन करके करेंगे पूजा, तो कहता है ठीक है कर लो। तो भारत एक धर्म को स्वतंत्रता तो देता ही है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल पंथ को भी स्वतंत्रता देता है। और ये भारत का जो धर्म है, ये बहुत डायनेमिक है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, हर एक के लिए समान नहीं है। जिसकी जो इच्छा है वो उसको एडॉप्ट कर सकता है, वो उसको एडॉप्ट कर सकता है। और यही भारत के जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, यही हमारे सेकुलरिज्म का भी कॉन्सेप्ट है। देखिए, चाहे रिलीजन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सोसाइटी हो, सबको अगर रन करना है तो पैसा तो चाहिए। ठीक है, तो सबके बेस में तो हमेशा क्या होती है, इकोनॉमी होती है। लेकिन इस इकोनॉमी को बनाए रखने में, इस इन सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में किसी इंडिविजुअल की फीलिंग हर्ट ना हो, किसी समुदाय की फीलिंग हर्ट ना हो, यही सारी बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। अभी जैसे एक और मुद्दा गरमाया पड़ा है, पैगंबर मोहम्मद के अगेंस्ट में जो बातें की गई एक बीजेपी की लीडर के द्वारा, तो वहां पर उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट में था, तो क्या वो सेकुलरिज्म के भावना के साथ में था? बिल्कुल नहीं था। इसलिए उस पर एक्शन लेना जरूरी था। ठीक है, लेकिन वहीं पर दूसरे समुदाय भी जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं शिवलिंग वगैरह पे, क्या वो सही है? नहीं। लेकिन थोड़ा सा ये हाइपर माहौल है कि एक की बात सुनी जाती है, दूसरे की नहीं सुनी जाती है। अब उसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, पक्ष दो विपक्ष दोनों तरीके से होते हैं, डिबेट दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से गलत बातें बोली गई हैं। लेकिन इशू बना दिया जाता है, वो अलग कहानी है। खैर, उन सब चीज़ों पे हम लोग नहीं जाते हैं पॉलिटिकल, हम अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं, अपने सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखिए, सेकुलर वॉज ऑल्सो इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। अभी पहले हमने बात की थी क्या, कि सोशलिस्ट और सेकुलर ये दोनों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में द्वारा इसको जोड़ा गया।
इट implies equality of all religion and religious tolerance। ये धार्मिक सहिष्णुता को और सभी धर्म समान है ऐसी बात करता है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और भारत का कॉन्सेप्ट इसमें भी थोड़ा सा अलग है। फ्रांस जैसे जो देश हैं, कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया कि फ्रांस भारत से क्या सीखता है, भारत के संविधान से क्या सीख सकता है। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन भी एक आया हुआ है पहले, काफी तो 3-4 साल हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रिलीजन है और जो स्टेट है, ये दोनों को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। मतलब स्टेट रिलीजन के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, कुछ भी नहीं करेगा। रिलीजन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड इन रिलीजन। बट इन इंडियन सेकुलरिज्म, state shall respect all regions equally and there will be no special provisions for any state। मतलब अगर कोई हज की यात्रा पर जा रहा है तो जाए, सरकार उसको भी कुछ नहीं कहेगी, उसको प्रोत्साहित ही करेगी। अगर कोई चार धाम की यात्रा पर जा रहा है, कैलाश यात्रा पर जा रहा है, तो गवर्नमेंट उसको भी सपोर्ट करेगी, उसको भी इनकरेज करेगी, ठीक है। तो भारत जो है, भारत किसी नागरिकों के लिए, जैसे यहां पर किसी हर एक नागरिक को एकदम सिटीजन क्या रिलीजन फॉलो कर रहा है, कैसे कर रहा है, बिल्कुल एकदम ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, बीच में एकदम डिवाइड कर दिया गया कि स्टेट को कोई मतलब ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में उनको सपोर्ट किया जाता है। भारत में उनके धर्म को आगे बढ़ाने का, अगर वो कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ अपनी मान्यता के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो भारत सरकार उनको रोकेगी नहीं, लेकिन उनको सपोर्ट जो करेगी जरूर करेगी। लेकिन खास बात क्या रहेगी, किसी एक रिलीजन को नहीं करेगी। भारत की सरकार सबको करेगी, चाहे जैन धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे कोई भी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, हर किसी को भारत की सरकार सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से भारत का ये संविधान कहता है। एक प्रश्न कई बार ये उठता है, क्या जैसे कि अगर कहा जाए कि पहले क्या सेकुलरिज्म हमारा यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था क्या, 1976 में आया। तो एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेकुलरिज्म क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, भारत के संविधान का मुख्य हिस्सा है, मूलभूत ढांचे का हिस्सा ये भी है। और इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश ये कहते हैं कि हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, भारत ऐसा नहीं कहता कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। भारत का कोई अपना ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। हर किसी को अपने अनुसार मान्यताओं को मानने का, प्रैक्टिस करने का, अपने धर्म को प्रोपोगेट करने का, चुनने का अधिकार है। लेकिन आप जबरदस्ती लालच देकर कि आप कहें हमारा धर्म बेहतर है, आप इसको अडॉप्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे जुड़े जो इश्यूज हैं वो तो हम फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसमें हम अभी नहीं घुसेंगे, ठीक है। तो एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब थोड़ा सा और इसको अंदर घुसते हैं। अब बेसिक सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक तरीके से रिलीजन बेस्ड नहीं है। इसका बेसिक मतलब क्या होता है, ये रेशनल थिंकिंग पर आधारित है, तार्किकता की जैसी सोच पर आधारित है, ये साइंटिफिक थिंकिंग पर आधारित है, रेशनल और साइंटिफिक थिंकिंग पर आधारित है। कैसे? जिसका एम ये होगा कि ये हमारे जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनकी लाइफ को इजी बना सके, उनकी लाइफ को इजी बना सके, उनके जीवन शैली को आसान बना सके, उनकी मान्यताओं को पूरा कर सके। तो सेकुलरिज्म इज अ लाइफ फिलॉसफी, जीवन दर्शन है, जिसका लक्ष्य क्या होता है? व्यक्ति का एक अच्छा जीवन, इजी लाइफ, अच्छा और सरल जीवन, जो किससे प्राप्त किया सके? तार्किकतापूर्ण विचारों के द्वारा और वैज्ञानिक विचारधारा, साइंटिफिक थिंकिंग और रेशनल थिंकिंग के द्वारा प्राप्त किया सके। और यही बेसिक सेकुलरिज्म होता है। और इसी थिंकिंग को अडॉप्ट करते हुए भारत ने अपने लिए रिलीजियन पॉइंट ऑफ से इतनी इंडिपेंडेंस दे रखी है। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों की शुरुआत से मान्यता क्या रही है? हम रिलीजन को मानने वाले रहे हैं,
अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिलीजन को मानते हैं, संप्रदाय को मानते हैं, पंथ को मानते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते हुए कि हमारे लोगों की सोच ऐसी है कि उनको तभी शांति मिलती है जब वो धर्म को मानते हैं। हमारे यहाँ का जो धर्म है, चाहे वेद वगैरह हो, उसमें साइंटिफिक विचारधारा भी आपको देखने को मिलती है। हमारे कितने पुराने ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कई कॉन्सेप्ट ऐसे दिए हैं जो आज भी साइंस उसको एक्सेप्ट करता है। तो भारत की धर्म की विचारधारा इन सभी चीजों का एक तरीके से इंक्लूजन है, समावेशन है, जो हर एक चीज को प्रॉपर वे में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसका संबंध रैशनैलिटी, विवेकशीलता से है, साइंटिफिक थिंकिंग, विज्ञानवादी विचारधारा से है। लक्ष्य जीवन को सरल करना है। पंथ निरपेक्षता एक ऐसा जीवन दर्शन है जो बेहतर भौतिक जीवन जीने के लिए तार्किकता एवं विज्ञानवाद पर आधारित है। ठीक है, यही है हमारा पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म। ठीक है, और भारत का सेकुलरिज्म किससे अलग है? भारत का जो सेकुलरिज्म है ये कहीं ना कहीं अलग है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में धर्म को व्यक्ति का विषय माना गया है, न कि राज्य का। इंडिविजुअल चाहे जैसे फॉलो करे अपने रिलीजन को, स्टेट को उससे कोई मतलब नहीं होगा। हर एक इंडिविजुअल को अपने धर्म की प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज की क्लास को अपने ओवर करते हैं। ठीक है, आज हमने सोवर्निटी, सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म कर लिया। कल हम रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और लिबर्टी, रिपब्लिक हो गया हमारा, जस्टिस और लिबर्टी को हम कल करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम कल करेंगे। कल हमारा ये प्रीएम्बल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पार्ट 1 में पहुंचेंगे जहां पर हम यूनियन एंड टेरिटरीज के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से क्लास को देखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, रिवाइज करिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पूछिएगा जरूर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।